हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें देख रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। एक मेथड इसमें हम लोग डिस्कस किए थे पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम पर मैंगनेट के द्वारा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। अभी टॉलेंस रिएजेंट क्या है पहले हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। बनता कैसे है तो इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोल रिएक्शन करता है NaOH का 2 मोल से, तो ये बन जाता है 2NaNO3 प्लस Ag2O प्लस H2O। अभी जो सिल्वर ऑक्साइड बनता है ना प्रिसिपिटेट होता है, इस सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा अब अमोनिया से रिएक्शन करेगा एक्वस मीडियम में, माने अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन रहता है तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल 2OH और ये पूरा का 2 मोल। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यदि इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। ऐसा तो टॉलेंस रिएजेंट क्या अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, माने सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया के साथ सॉल्यूशन होता है। तो इसमें प्रोसीजर है कि सिल्वर नाइट्रेट पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट बनाता है और फिर इस सिल्वर ऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन में। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। चार्ज के हिसाब से देखोगे तो स्फीयर पे पूरा चार्ज हो जाएगा प्लस और OH पे होता है माइनस। ऐसा तो ये टॉलेंस रिएजेंट है। अब टॉलेंस रिएजेंट का क्या फीचर है कि जब ये अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कोई भी अल्डिहाइड ले लें हम लोग, अल्डिहाइड और इसका रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से 2AgNH3 का होल 2OH, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस 4NH3 प्लस H2O प्लस 2Ag। और ये जो 2Ag होता है प्रिसिपिटेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। अच्छा, ये रिएक्शन है टॉलेंस रिएजेंट का अल्डिहाइड के साथ जो है यही रिएक्शन होता है। तो ये तो हम लोग का टॉलेंस रिएजेंट हुआ ना, टॉलेंस रिएजेंट हुआ। यहाँ देखोगे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया इसलिए इसका हुआ रिडक्शन। और अल्डिहाइड में देखोगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऐसा तो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ क्या किया कि खुद रिड्यूस हो गया और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिएक्शन के दरमियान ये जो मेटेलिक सिल्वर बनता है इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। मतलब होता क्या है सो देखोगे कि कोई कंटेनर है ना, बीकर वगैरह, उसमें हम लोग अल्डिहाइड लिए हुए हैं, फिर उसमें टॉलेंस रिएजेंट का सॉल्यूशन मिला हो, जो टॉलेंस रिएजेंट बनता है सॉल्यूशन होता है।
तो जब टॉलेंस रिएजेंट के सॉल्यूशन को मिलाओगे उस अल्डिहाइड में, तो मिलाने के बाद ऐसा रिएक्शन होगा और ई बनेगा सिल्वर मेटल। तो ये जो सिल्वर मेटल बनता है क्या होता है ना कि इस बीकर के इनर वॉल पे जाके चिपक जाता है और साइन करते रहता है, चमकते रहता है। चूँकि मेटल है और मेटल लस्टरस होते हैं, जब लाइट पड़ता है तो वे चमक पैदा करते हैं। तो सिल्वर मेटल जो है वो बीकर का इनर वॉल पे जाकर के चिपक जाता है और चिपक जाने के बाद जो शाइनिंग करता है उसी को सिल्वर मिरर बोलते हैं। सिल्वर का एक ही सिल्वर है, मिरर मतलब मिरर वाला प्रॉपर्टी है, मिरर पर लाइट पड़ने से रिफ्लेक्शन होता है और चमकता है ना, उसी प्रकार से यहाँ सिल्वर के साथ होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक सिल्वर में, और वह सिल्वर जो है वॉल बीकर का इनर वॉल पे जो है शाइनिंग पार्टिकल्स के रूप में अपीयर होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। यह रिएक्शन कीटोन नहीं देता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट से पॉसिबल नहीं है। तो यदि अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए पूछा जाए कि दो कंटेनर है, एक में अल्डिहाइड है एक में कीटोन है, पता करना है कि कौन अल्डिहाइड कौन कीटोन, तो क्या करेंगे कि दोनों में टॉलेंस रिएजेंट मिला करके छोड़ देंगे। तो जिसमें सिल्वर मिरर दिखा मतलब बर्तन का इनर वॉल पे जो है शाइनिंग पार्टिकल्स अपीयर हुआ वो अल्डिहाइड है, जिसमें नहीं हुआ वो कीटोन है, क्योंकि कीटोन ऐसा रिएक्शन नहीं करता है। तो ये था सिल्वर मिरर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। टॉलेंस रिएजेंट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको अच्छे से हम लोग समझ के रखेंगे। अगला आता है ऑक्सीडेशन बाय फेहलिंग सॉल्यूशन। देखो फेहलिंग नाम है, फेहलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। ऐसा तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट, जो कि डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और ई होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रॉसेल सॉल्ट। रॉसेल सॉल्ट क्या होता है, तो पोटासियम सोडियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का पोटासियम सोडियम सॉल्ट, यहाँ K+ लगा दो, ये OH यही है पोटासियम सोडियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का पोटासियम सोडियम सॉल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉसेल सॉल्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन दो वैरायटी का हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एकदम डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बी जो कि रॉसेल सॉल्ट का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अल्कलाइन मतलब ये जो है अल्कली NaOH या KOH वगैरह में जो है सो डिसॉल्व्ड रहता है। रिएक्शन कैसे होता है, जरा रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो हुआ कि फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, रिएक्शन भी इसका एकदम आसान ही है। रिएक्शन करवाओगे तो देखो होता क्या है सो कि दोनों सॉल्यूशन मिला हुआ रहता है। फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ मतलब A+B दोनों होगा। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे तो जो कॉपर सल्फेट है ये रिएक्शन करता है NaOH से, और रिएक्शन करके पहले बनाता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है ये टूट जाता है
क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O में, और यही क्यूप्रिक ऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ये एल्डिहाइड है, इसके साथ 2 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये RCOOH प्लस Cu2O बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और ई जो है प्रिसिपिटेट होता है, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो कि ओरिजिनली ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब वह रिएक्शन करता है अल्डिहाइड से तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और अपने रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसलिए इसका हुआ रिडक्शन। और अल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन क्या किया, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और अपने रिड्यूस हो गया। और जो फेलिंग सॉल्यूशन वाला रिएक्शन है ना, यह भी नॉर्मल कीटोन्स ऐसा रिएक्शन नहीं करते हैं। तो फिर से यदि अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करना हो तो हम लोग इस रिएक्शन के माध्यम से भी अंतर कर सकते हैं कि 2 कंटेनर है, एक में अल्डिहाइड एक में कीटोन, पता करना है कि कौन अल्डिहाइड कौन कीटोन है, तो दोनों में क्या करो, फेलिंग सॉल्यूशन मिला दो। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन तुम मिलाओगे वो शुरू में रहेगा ब्लू कलर का, जैसे ही उसको मिलाओगे और यदि वह अल्डिहाइड है तो देखोगे कि उसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा और बर्तन का बॉटम में नीचे जो है रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बैठने लगता है। तो जिसमें ऐसा हुआ वह अल्डिहाइड है, जिसमें नहीं हो रहा है कीटोन है, क्योंकि कीटोन ऐसा रिएक्शन नहीं करता है, यह रिएक्शन होता है अल्डिहाइड के लिए ही होता है। अच्छा, यहाँ हम लोग 3 चीज़ लिखे हैं ना, कॉपर सल्फेट, अल्कली, तो अल्कली में NaOH तो यूज हो ही गया। रॉसेल सॉल्ट जो पोटासियम सोडियम टार्टरेट है, देखो इसका इस्तेमाल रिएक्शन में कहीं नहीं हुआ है, तो फिर इसका क्या काम है, तो इसका काम क्या है, सो देखो कि ई जो यहाँ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो है क्या कि ई भी टूटा हुआ रह सकता है, ये Cu2+ और 2OH-, क्यूप्रिक आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। तो इसी क्यूप्रिक आयन को जो है ना पकड़ करके रखने का काम करता है टार्टरेट। कैसे काम करता है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बीच में जो है सो कॉपर, और ये टार्टरिक एसिड जो है इसमें जा करके मिलता है। तो टार्टरिक एसिड मिलता कैसे है ना कि जब अल्कली में इसको डिजॉल्व करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो देखो यही वो वाला माइनस जाकर के कॉपर 2+ से जुड़ता है, O, फिर इससे है CH, यहाँ भी है CH, ये दोनों CH जुड़ा हुआ है, एक CO2 इसमें लगा हुआ है और ये एक CO2 इसमें लगा हुआ है। CO2 मतलब ई वाला ग्रुप। वैसे ही इधर ऑक्सीजन CH, फिर यहाँ CH ऑक्सीजन, ये एक CO2 यहाँ लगा हुआ रहेगा, एक CO2 यहाँ लगा हुआ रहेगा। तो ई जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो बतलाए कि जो यहाँ रॉसेल सॉल्ट लिया गया है ना, पोटासियम सोडियम टार्टरेट, ये रिएक्शन में यहाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ ही करता क्या है कि जो क्यूप्रिक आयन है सॉल्यूशन में इसको जकड़ करके रखता है, उसका ये ट्रैपर का काम करता है एक प्रकार से। हालांकि पूरा कॉम्प्लेक्स का भी रिएक्शन जो है ना हम लोग लिख सकते हैं कि यदि मान लो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स ही बना हुआ है तब इसका रिएक्शन किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ये अल्डिहाइड प्लस ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Cu C4H4, वो कितना हुआ 2 2 4 2 6, C4H4 6 का होल 2, ऐसा। ये फेलिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है वो वाला, इसका रहता है 2 मोल। साथ ही साथ जो अल्कलाइन लेते हैं 5 हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसा। अब ये रिएक्शन करता है और यहाँ जो है सो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। अल्कलाइन मीडियम है
तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, प्लस Cu2O बनेगा, प्लस 4 मोल C4H4 वो 6 पर डबल माइनस प्लस 3H2O। फिर से वही बात है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ ये होगा ब्लू कलर का और यहाँ ये जो है सो रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेडिश ब्राउन। ऐसा देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाओगे, चूँकि अल्कलाइन मीडियम है ना, एक्वस NaOH, तो ये मिल करके फिर सॉल्ट ही बनाने वाला है, ऐसा O- Na+, इसलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखते हैं। तो यदि रॉसेल सॉल्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जाए रिएक्शन में तो फिर ऐसा रिएक्शन होगा, और यदि रॉसेल सॉल्ट को इन्वॉल्व करोगे तो फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है क्यूप्रिक आयन के साथ, तो ये पूरा को लेकर के लिखना होगा, यही वाला चीज़ है ना, इसका 2 मोल लेकर के जो है रिएक्शन होगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ। और बताए कि ये वाला रिएक्शन कीटोन नहीं करता है, फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कौन करता है, अल्डिहाइड केवल करता है। अगला इसमें है फेलिंग सॉल्यूशन के बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर रिएक्शन होता है, कलर चेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें क्या क्या होता है, एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और ये भी जो है सो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। सोडियम सिट्रेट का स्ट्रक्चर देखो, पहले सिट्रिक एसिड का बनाते हैं, देखो ये सिट्रिक एसिड है, सोडियम सिट्रेट माने कार्बोक्सिलिक एसिड का H हट करके सब जगह Na+, वो माइनस होगा, वैसे ही यहाँ O- Na+, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सोडियम सिट्रेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन में जो काम रॉसेल सॉल्ट का था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में वही काम सोडियम सिट्रेट का है, मतलब कॉपर आयन को ट्रैप करके रखना, और रिएक्शन सिमिलर है। सबसे पहले क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम कार्बोनेट जो है, हाँ, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। उसके बाद अब सिमिलर रिएक्शन है कि कॉपर सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाएगा, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है टूट करके CuO प्लस H2 वो। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल होना है रिएक्शन में, ये एल्डिहाइड है, 2 मोल CuO, तो RCOOH प्लस Cu2O, यही प्रिसिपिटेट हो जाएगा यहाँ, वही रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनेगा यहाँ भी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कॉपर का रिडक्शन हो गया, ऐसा। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है जो रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ था। तो ये जो 3 रिएजेंट हुए ना, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट और फेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है अल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंक्शन के लिए, अंतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इस तीनों रिएजेंट के साथ रिएक्शन केवल अल्डिहाइड का होता है, कि नॉर्मल कीटोन्स का रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन में जब डिस्टिंग्विश करना हो तो ये सब रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये था जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। ऐसे ही हम लोग अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स,
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। देखो शुरू में ही बतलाए थे कि अल्डिहाइड के जैसा कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करता है, क्योंकि कीटोन में यहाँ कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा, कर सकता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए ड्रास्टिक कंडीशन, और ये ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि आपको हीट का ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक पोटासियम डाइक्रोमेट चाहिए, पोटासियम परमैंगनेट चाहिए, या फिर नाइट्रिक एसिड चाहिए। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करने से कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, और जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वह किस में होता है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बॉन्ड का क्लीवेज होता है। मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। माने ऑक्सीडेशन तो होगा ही और साथ साथ बॉन्ड क्लीव करेगा, मतलब बॉन्ड जो है सो ब्रेक करेगा, बॉन्ड टूटेगा। तो कैसे ऑक्सीडेशन होता है सो जरा देखोगे। जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन हम लोग लेते हैं एसीटोन। एसीटोन सबसे सिंपलेस्ट कीटोन लेते हैं। यदि इसको HNO3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो सबसे पहले यहाँ इनोलाइजेशन होता है, इनोल का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट करता है। देखो ये कर दो यहाँ और यहाँ, तो हाइड्रोजन जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं इनोल। चूँकि दोनों तरफ का अल्फा कार्बन सेम है तो कहीं से भी इनोल हम लोग बना सकते हैं। जब इनोल बन जाता है ना, तो यहाँ के बाद अब जो है सो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, तो इस डबल बॉन्ड के पास से ऐसे। अब देखो कि इसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इसका मतलब कि 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इस CH3 C डबल बॉन्ड OH। राइट साइड में 1 कार्बन है, तो इस 1 कार्बन को डायरेक्ट एसिड में बदल देना है, फॉर्मिक एसिड। ये 2 कार्बन का बना एसिटिक एसिड, और इधर 1 कार्बन का बना क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में देखोगे तो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इस तरफ देखो इधर कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। और हम लोग पढ़े हैं कि अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये हो जाएगा HO C डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, इसलिए टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में। ऐसा तो ये बात हमेशा याद रखना है कि यदि फॉर्मिक एसिड बना है और तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो, तो फॉर्मिक एसिड इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, it will further oxidize to carbonic acid which being unstable decomposes to give H2O and CO2। कि फॉर्मिक एसिड यदि बना है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिए हो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनिक एसिड में, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए टूट जाता है किसमें, H2O और CO2 में। ये तो हुआ कि ऐसा यदि सिमेट्रिकल कीटोन रहा तब। अब मान लो कि कुछ इस टाइप का कीटोन रहे, यदि कुछ इस टाइप का कीटोन रहे, CH3CO CH2 CH3 ब्यूटानोन, या फिर इस टाइप का रहे CH3 CH2, चलो रहो CH2 CH2 CO CH3, ठीक। HNO3, यहाँ भी HNO3, कौन का HNO3 रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि 2 अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन। तो दोनों तरफ से इनोल बनेगा, एक बार इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक बार इसका शिफ्ट करोगे तो यहाँ आएगा, मतलब इस तरह का बनेगा। देखो ये CH2 COH CH2 CH3 प्लस एक बार इधर से CH3 COH CH CH3,
इनोल है दोनों। अब दोनों टूटेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा ना, जैसे इसको यहाँ से तोड़ना है, इसको यहाँ से तोड़ना है। इसको यहाँ से तोड़ोगे तो इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन का तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और इधर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा। लेकिन इसको तोड़ोगे तो लेफ्ट में भी 2 कार्बन, राइट में भी 2 कार्बन, तो दोनों तरफ क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। डायरेक्ट 2 मोल लिख देते हैं इसका। तो यहाँ 2 टाइप के इनोल बन रहे हैं और उस हिसाब से 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि ई वाला इनोल लोगे तो दोनों एसिटिक एसिड, ई वाला इनोल लोगे तो एक फॉर्मिक और एक प्रोपेनोइक। तो इस केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा ना, इसके लिए एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, पॉपऑप्स रूल। पॉपऑप्स रूल एकदम सिंपल सा रूल है। और पॉपऑप्स रूल क्या बोलता है कि जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो जो कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O वह हमेशा छोटा वाला अल्काइल ग्रुप के तरफ जाएगा। जैसे कि EC डबल बॉन्ड O है, ठीक है, लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन। पॉपऑप्स रूल बोलता है कि C डबल बॉन्ड O हमेशा जाएगा किधर, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप के तरफ, मतलब जिधर कम कार्बन होगा। तो इधर देखो 1 कार्बन है ना कम, तो ये इधर जाएगा। तो जब ये इधर आएगा मतलब बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, तो लेफ्ट साइड में भी 2 कार्बन, राइट साइड में भी 2 कार्बन, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। और उसका दूसरा रीजन यह हुआ कि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इनोल इंटरमीडिएट, वो इनोल ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए। तो पॉपऑप्स रूल को दूसरे तरफ से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीच में जो इनोल बनता है ना, तो जो वाला इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ई वाला इनोल ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, इसके अगल बगल 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके बगल में 1 अल्काइल ग्रुप है। मतलब अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। अल्कीन में हम लोग पढ़े हैं कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है ना, उतना अधिक स्टेबल होता है। तो जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले बनेगा इनोल, और जो इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा उसी से बनेगा मेजर प्रोडक्ट। या वैसे नहीं समझते हो तो डायरेक्ट पॉपऑप्स रूल को ऐसे याद रखो कि ऑक्सीडेशन के दरमियान C डबल बॉन्ड वो किधर जाएगा, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप की तरफ। जैसे यहाँ देखो लेफ्ट साइड में 3 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन, तो ये छोटा वाला हुआ, मतलब ई इसके तरफ जाएगा। तो जब ई इसके तरफ जाएगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो इधर लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्लस राइट साइड में 2 कार्बन है तो इसका बनेगा एसिटिक एसिड। नहीं, ये बना एसिटिक एसिड और ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो यही हुआ पॉपऑप्स रूल या ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। नोट्स में लिखा हुआ है डिटेल में, वहाँ से जो है इसको आप लोग करोगे। अब जो है कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन उस टाइप का कंपाउंड देता है जिसमें ऐसा ग्रुप हो CH3 C डबल बॉन्ड O, या फिर जिसमें ऐसा ग्रुप हो, ऐसा। तो ये दोनों ग्रुप जिस कंपाउंड में हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन हो, यहाँ R रहेगा, R की जगह हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल हो सकता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन उस कंपाउंड के द्वारा दिया जाएगा जिसमें ये 2 ग्रुप हो, ऐसा। दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हो तो चलेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के दरमियान होता क्या है, चूंकि हम लोग कीटोन पढ़ रहे हैं तो कीटोन वाला लेके चलते हैं कि जो ऐसा वाला कीटोन है इसको हम लोग मिथाइल कीटोन बोलेंगे। मतलब एक तरफ हमेशा क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप। ये रिएक्शन करता है हैलोजन से, प्लस अल्कली रहता है NaOH या KOH का 4 मोल, ऐसे। X की जगह Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो मिथाइल कीटोन को जब हैलोजन के साथ हीट किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है CHX3 प्लस RCOO माइनस Na प्लस 3NaX प्लस 3H2, ऐसा। और ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ,
ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहेलोमीथेन, या इस टाइप के कंपाउंड का कॉमन नेम होता है हेलोफॉर्म। तो रिएक्शन के दरमियान जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हेलोफॉर्म है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। नहीं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सिंपल सा है, कोई पूछे हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है तो मिथाइल कीटोन का रिएक्शन हेलोजन के साथ अल्कली के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है ट्राइहेलोमीथेन और साथ ही साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और चूंकि रिएक्शन के दरमियान ट्राइहेलोमीथेन या हेलोफॉर्म बन रहा है, दैट्स वाई रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब जैसा भी लो, मान लो कि यहाँ तुम क्लोरीन लोगे 3Cl2, ठीक, तो यहाँ बनेगा CHCl3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। वैसे ही यदि मान लो कि यहाँ लेते हो ब्रोमीन Br2, तो वैसा ही बनेगा, यहाँ हो जाएगा Br3, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा ब्रोमोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का मेन जो स्केलेटन इक्वेशन है यही है कि इसमें हम लोग मिथाइल कीटोन या फिर कोई अल्कोहल जिसमें ग्रुप वैसा लगा हुआ हो, 2 डिग्री अल्कोहल टाइप का ऐसा ग्रुप, तो उसका रिएक्शन हैलोजन से यदि करवाया जाए अल्कलाइन मीडियम में, तो कीटोन या फिर अल्कोहल जो भी रहेगा ऑक्सीडाइज कर जाएगा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लोअर कैसे कि इसमें जैसे भी 2 कार्बन दिख रहा है, यहाँ देखो एक ही कार्बन है, एक कार्बन तो अलग हो जाता है ना, तो लोअर एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट में हेलोफॉर्म बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। यदि रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन कैसे होता है, तो मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म, और रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है सो देखो कि सबसे पहले क्या होता है ना कि जो हैलोजन लेते हैं X2 वो कंबाइन करता है NaOH से और ये बनाएगा NaOX प्लस NaX। नहीं, हैलोजन क्या किया, सबसे पहले NaOH से कंबाइन किया और कंबाइन करके जो है NaOX प्लस NaX प्लस H2O, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइपोहेलाइड और ये हुआ सोडियम हेलाइड। इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो हैलोजन का 0 से +1 हुआ मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और इसमें देखोगे तो -1 हो गया, घट गया, मतलब इसका हुआ रिडक्शन। ऐसा तो यहाँ सेम हैलोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है कि हैलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो करके हाइपोहेलाइट और हेलाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो आप अल्कोहल या कीटोन कुछ भी लोगे उसके साथ वो रिएक्शन करेगा। सपोज कि आप लेते हो यहाँ ऐसा वाला कीटोन COCH3, नहीं मिथाइल कीटोन है। अभी मिथाइल कीटोन का अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। मिथाइल कीटोन का अल्फा कार्बन में जो है ये अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है, और बताएं कि C डबल बॉन्ड वो जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बदले में कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इधर से जो हम लोग बेस लेते हैं वो H- E एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये हाइड्रोजन को, तो RCO- हो जाएगा, या वो माइनस अभी नहीं दिखाओ, डबल बॉन्ड O रहने दो ऐसा, और इस CH 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो H- और H+ मिल करके H2O हो जाएगा। इसका रेजोनेंस हो जाएगा E2 यहाँ और E2 यहाँ, तो ये हो जाएगा RCO- डबल बॉन्ड CH2, इनोलेट आयन बनेगा, या यहाँ देखोगे तो ये कार्बन आयन बनेगा। अब क्या होता है ना कि कार्बन आयन रिएक्शन करता है हैलोजन से, X2 लेते हैं ना हम लोग ऐसे, तो X2 में इसका बॉन्ड का पोलराइजेशन होकर के एक हैलोजन हो जाएगा बाहर, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो ये देखो इस पर अटैक करेगा, तो RCOCH और यहाँ जुड़ जाएगा हैलोजन, साथ में X- यहाँ से बाहर।
तो कुछ हुआ नहीं है, बेस सबसे पहले अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लेकर के कार्बन आयन बनाया और यही कार्बन आयन एक हैलोजन लेकर के यहाँ जो है सो हैलोजन इंसर्ट कर लिया। ऐसे ऐसे देख रहे हो, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और है तो 2 बार और रिएक्शन होगा। ऐसे 2 बार बेस और लो और वैसे ही 2 मोल हैलोजन और लो तो तीनों हाइड्रोजन हट करके आ जाएगा हैलोजन। देखो X यहाँ भी आ जाएगा X, इस तरह से। तो पहले इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन, इसको 111 ट्राई हेलो कीटोन बोल सकते हैं ऐसा। तो 2 स्टेप का बात हम बताएं, इसको यदि स्टेप 1 मान लिया जाए, ये वाला स्टेप 2 हो जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या बोले कि हैलोजन जो है कंबाइन करता है सबसे पहले हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइपोहेलाइट और सोडियम हेलाइड बनाता है। दूसरा स्टेप में कि जो हाइड्रोक्साइड है वही इसके हाइड्रोजन को लेकर के कार्बन आयन बनाएगा जो हैलोजन से रिएक्शन करके हेलो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये जो हाइपोहेलाइट है इसका क्या काम है, तो इसका काम है कि यदि तुम यहाँ लेते हो अल्कोहल, हम बताएं ना कि अल्कोहल के लिए भी रिएक्शन होता है, तो अल्कोहल के साथ यदि रिएक्शन करवाओगे तो किस टाइप का अल्कोहल होना चाहिए यहाँ है। अल्कोहल के साथ यदि रिएक्शन हम करवाते हैं इसमें तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, RCH CH3OH ऐसा। तो बेस ले लो OH माइनस, क्या करेगा ये सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन को लेगा, तो लेने से RCO माइनस हो जाएगा HCH3। और यहाँ से क्या होता है कि जो हम लोग हाइपोहेलाइट लेते हैं ना, ये देखो OX O पर यहाँ हो जाएगा माइनस ऐसा। तो यहाँ से क्या होता है अब कि E हैलोजन जो है बॉन्ड लेकर के यहाँ से हो जाता है बाहर और E हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है यहाँ और इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, तो RC डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन जाएगा प्लस ये OH माइनस। देखो ये H और ये O मिल करके OH माइनस और यहाँ से X माइनस। समझे बात को कि यहाँ जो हाइपोहेलाइट लिए हैं इसका काम मेनली अल्कोहल के लिए कि अल्कोहल को बदलता है किसको, किसमें, कीटोन में। और जब ये कीटोन बन जाएगा तो देखो कीटोन का आगे जो रिएक्शन है वही फिर हो जाएगा वैसे ट्राई हेलो कीटोन का फॉर्मेशन। अब जो ट्राई हेलो कीटोन बना है इसका फिर यहाँ से होना है रिएक्शन, आसान सा रिएक्शन है। अब तीसरा स्टेप में कि जो ट्राई हेलो कीटोन लेते हैं RC डबल बॉन्ड OCXXX, फिर इसमें जो है बेस अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। क्यों? क्योंकि कार्बन में 3 हैलोजन है और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तीनों हैलोजन खींचेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन और बदले में कार्बन खींच सकता है इसका इलेक्ट्रॉन, ई वाला कार्बन का। तो ई कार्बन का 2 तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचाया जा रहा है, एक इधर और एक ही ऑक्सीजन भी लेगा, तो फिर OH माइनस से यहाँ अटैक कर देगा, तो ये जाएगा RCO माइनस CXXX और यहाँ जुड़ेगा OH। तो बतलाए कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप हो जाएगा, इसलिए क्या करो बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन दे दो इसको और ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो शिफ्ट कर दो यहाँ, हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH प्लस ये CXXX और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये जो कार्बन आयन है क्या करेगा कि बगल वाला का हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, देखो इसके H प्लस को ले लेगा। तो ऐसा करने के बाद फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है ऐसा, RCO माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ेगा तो ये तुम्हारा बनेगा हेलोफॉर्म। यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म रटने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बस समझना है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। तो ये हम लोग समझ गए, नोट्स में मैकेनिज्म लिखा हुआ है, 2 बार देख करके रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी में चूंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी में एक आता है आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम रिएक्शन है, बस आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग को आयोडीन लेना है, बस
यहाँ 3 मोल आयोडीन ले लो प्लस 4 मोल NaOH ले लो। तो बताए कि यहाँ आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, प्लस 3 NaI बनेगा, प्लस 3H। अब ये जो आयोडोफॉर्म बना है ना, ये जो है येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो PPT होता है ऐसा। अब देखो यदि क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा जो कलरलेस लिक्विड है, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, उसमें भी कुछ खास कलर नहीं है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कलर होता है। तो मान लो कि 2 कंपाउंड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 पेंटानोन और एक दिया हुआ है 3 पेंटानोन। पूछा जाएगा दोनों में अंतर कैसे करोगे, तो 2 पेंटानोन का ऐसा स्ट्रक्चर, 3 पेंटानोन का ऐसा, ऐसा। दोनों में कैसे अंतर करोगे, दोनों कीटोन है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन ये आयोडीन NaOH से करवाएंगे और इसका भी रिएक्शन आयोडीन NaOH से करवाएंगे। हम क्या बोले कि हैलोफॉर्म रिएक्शन वैसे कंपाउंड के द्वारा दिया जाता है जिसमें CH3CO ग्रुप हो। ये वाला ग्रुप इसमें है, देखो तो नहीं है, तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और इसमें रिएक्शन होगा और होगा तो येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा ऐसा। मतलब 2 बर्तन है, एक में 2 पेंटानोन है, एक में 3 पेंटानोन दिया हुआ है, अंतर करना है। तो दोनों में आयोडीन और NaOH मिला करके हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखोगे कि एक बर्तन का बॉटम में येलो कलर का प्रिसिपिटेट बैठने लगेगा, दूसरे में नहीं होगा। तो जिसमें नहीं होगा मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो 3 पेंटानोन है, क्योंकि यह हेलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसमें आयोडोफॉर्म बनेगा, और आयोडोफॉर्म बनेगा मतलब येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग का आयोडोफॉर्म रिएक्शन, याद रखोगे। एक लास्ट इसमें है, थोड़ा एडवांस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का एक लास्ट रिएक्शन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन किसी पर एसिड से, RCOOH पर एसिड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, तो सिंपल सा है कि इसका एक ऑक्सीजन जो है यहाँ जा कर के ट्रांसफर हो जाएगा, तो RCOOR- बन जाएगा एस्टर प्लस ई कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन किसी पर एसिड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, और पर एसिड अपने रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो इसका ऑक्सीजन इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए हो गया इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल नोट्स में लिखा हुआ, उसको देखोगे। बस ये रिएक्शन का बेसिक थीम हम लोग को समझना था, बेसिक कि क्या है। अब यदि यहाँ ये दोनों ग्रुप अलग अलग है तो याद रखोगे कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा वो ग्रुप बड़ा होगा, मतलब यहाँ R' बड़ा है किससे, R से। मतलब यदि इस टाइप का कंपाउंड हो ऐसा, CH3CO और यहाँ बेंजीन है, और इसका रिएक्शन तुम पर एसिड मान लो कि पर एसिटिक एसिड से करवाए ऐसा, तो ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा तो अलग प्रोडक्ट होगा, इधर जुड़ेगा तो अलग होगा, लेकिन जोड़ना किधर है, बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप की तरफ, अपने बेंजीन की तरफ। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3COO और यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे, तो प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल एसीटेट, और ये अपने जो है सो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। ये वाला जो है सो आकर के यहाँ जुड़ा। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो हम लोग नहीं जानेंगे। हेलोफॉर्म का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, सिलेबस का चीज़ था, तो याद रखोगे।
तो इस तरह से हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरी तरह से समाप्त हुआ और बहुत सारे इसमें नेमिंग रिएक्शन आ गए। तो इसको ध्यान से आप लोग जो है देखोगे, वीडियो से एक दो बार समझने का प्रयास करोगे और बाकी बात नोट्स में लिखा हुआ है तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद का जो टॉपिक है इस चैप्टर का हम लोग आगे का वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।